प्रिय साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम आस्वादन कर रहे हैं भीष्म द्वारा रचित भारत विभाजन की विभीषिका पर आधारित उपन्यास तमस के कथा संवाद का। आइए साथियों, रिचर्ड और उसकी पत्नी लीजा के संवाद पर जहाँ पर हम रुके थे, हम उसी से इस संवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। रिचर्ड लीजा से कुछ कहता है, तभी लीजा इसका उत्तर देते हुए कहती है, तुम कोई भी बात मेरे साथ संजीदगी से नहीं करते। लीजा ने उलाहने के स्वर में कहा, संजीदगी से बात करने में तुक क्या है? रिचर्ड ने खोए खोए मन से कहा, सुनो लीजा, यहाँ पर शायद कोई गड़बड़ हो। लीजा ने आंखें ऊपर उठाई और रिचर्ड के चेहरे की ओर देखने लगी। क्या गड़बड़ होगी? फिर जंग होगी? नहीं, मगर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनातनी बढ़ रही है। शायद फसाद होंगे, ये लोग आपस में लड़ेंगे। लंदन में तो तुम कहते थे कि ये लोग तुम्हारे खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारे खिलाफ भी लड़ रहे हैं और आपस में भी लड़ रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम फिर मजाक करने लगे? धर्म के नाम पर आपस में लड़ते हैं, देश के नाम पर हमारे साथ लड़ते हैं। रिचर्ड ने मुस्कुराकर कहा, बहुत चालाक नहीं बनो रिचर्ड, मैं सब जानती हूँ। देश के नाम पर लोग तुम्हारे साथ लड़ते हैं और धर्म के नाम पर तुम इन्हें आपस में लड़ाते हो। क्यों? ठीक है ना? हम नहीं लड़ाते लीजा, ये लोग खुद लड़ते हैं। और इस प्रकार से ये जो है संवाद लीजा और रिचर्ड में चल रहा है। रिचर्ड कौन है? रिचर्ड इस उपन्यास में एक ज़िला डिप्टी कमिश्नर है और लीजा उसकी पत्नी है। तुम इन्हें लड़ने से रोक भी तो सकते हो, आखिर हैं तो ये एक ही जात के लोग। रिचर्ड को अपनी पत्नी का भोलापन प्यारा लगा। उसने झुककर लीजा को चूम लिया, फिर बोला, डार्लिंग, हुकूमत करने वाले या नहीं देखते प्रजा में कौन सी समानता पाई जाती है। उनकी दिलचस्पी तो यह देखने में होती है कि वे किन किन बातों में एक दूसरे से अलग हैं। तभी खानसामा ट्रे उठाए चला आया। उसे देखकर लीजा बोली, यह हिंदू है या मुसलमान? तुम बताओ, रिचर्ड ने कहा। लीजा देर तक खानसामा की ओर देखती रही, जो ट्रे का सामान रख चुकने के बाद बुत का बुत बना खड़ा रहा। हिंदू है, रिचर्ड हंस दिया। गलत? गलत क्यों? फिर ध्यान से देखो। लीजा ने ध्यान से देखा। सिख है, इसके दाढ़ी है, सिर पर टर्बन है। रिचर्ड फिर हंस दिया। खानसामा अभी भी मूर्तिवत निश्चेष्ट खड़ा था। उसके चेहरे की एक भी मांसपेशी नहीं हिली थी। इसने दाढ़ी को तराश रखा है। सिख लोग दाढ़ी को तराश नहीं करते, तराश नहीं सकते। यह उनके धर्म के खिलाफ है। यह तो तुमने मुझे नहीं बताया था, लीजा बोली। मैंने कितनी ही और बातें तुम्हें नहीं बताई हैं, जैसे यह कि सिखों के 5 निशान होते हैं, बालों के अलावा 4 चिन्ह और हैं। हिंदुओं के सिर पर चुटिया होती है, मुसलमानों के भी अपने निशान होते हैं। फिर खान पान में भी हिंदू गाय का मांस नहीं खाते और मुसलमान सूअर का मांस नहीं खाते। सिख लोग झटके का मांस खाते हैं, जबकि मुसलमान लोग हलाल का मांस खाते हैं। तुम नहीं चाहते कि मैं इनके बारे में कुछ भी सीख पाऊँ। इतनी ढेर सी बातें किसी को याद रह सकती हैं। फिर खानसामे की ओर देखकर बोली, यह सब जान लेने पर क्या मैं देखते ही बता सकूंगी कि आदमी हिंदू है या मुसलमान? एक एक निशान देखे बिना कोई कैसे बता सकता है? फिर हंसकर बोली, मैं शर्त बांध कर कह सकती हूँ कि इन लोगों को खुद नहीं मालूम होता होगा
कि हिंदू कौन है और मुसलमान कौन है। और रिचर्ड, तुम भी झूठ बोलते हो, तुम्हें भी पता नहीं चलता होगा। फिर खानसामा की ओर मुखातिब होकर बोली, खानसामा, तुम मुसलमान मेम साहब, तुम हिंदू को मारेगा? खानसामा शक पका गया। उसने आंख उठाकर मेम साहब की ओर देखा, फिर मुस्कुराकर साहब की ओर देखने लगा। फिर वह आगे बढ़कर रोशनी के वृत्त में आ गया और एक तस्तरी साहब के सामने बढ़ा दी, जिस पर एक तह किया हुआ कागज़ रखा था, और फिर पीछे अंधेरे में हट गया। रिचर्ड ने कागज़ को खोल कर देखा और फिर तह करके तस्तरी पर रख दिया। क्या है रिचर्ड? नगर की रिपोर्ट है लीजा, रिचर्ड ने धीमे से कहा और अपने विचारों में खो गया। कैसी रिपोर्ट है? कैसी रिपोर्ट रिचर्ड? शहर की स्थिति तुम तो जानती हो, मेरे पास हर रोज़ सुबह 3-4 महकमों की रिपोर्ट आती हैं, पुलिस सुपरिटेंडेंट की, हेल्थ ऑफिसर की, सिविल सप्लाईज ऑफिसर की। मुझे माफ़ करना, कहता हुआ रिचर्ड आने वाले कमरे के बाहर निकल गया। थोड़ी देर तक लीजा हतबुद्धि सी बैठी रही। रिचर्ड ने अभी तक कॉफ़ी न पी थी। असमंजस में थी कि वह स्वयं कॉफ़ी पी ले या रिचर्ड का इंतज़ार करे, पर रिचर्ड शीघ्र ही लौट आया। यह किसकी रिपोर्ट थी रिचर्ड? पुलिस सुपरिटेंडेंट की, रिचर्ड ने कहा। फिर आश्वासन के स्वर में बोला, कोई ख़ास बात नहीं है, रोज़ की रूटीन रिपोर्ट है। लेकिन लीजा को लगा जैसे रिचर्ड कुछ छिपा रहा है। कुछ तो है रिचर्ड, तुम कुछ छिपा रहे हो। छिपाने को है क्या लीजा? तो तुमसे छिपाऊंगा? शहर की बातों से मुझे या तुम्हें लगाव ही क्या है? मैं छिपाता फिरूं? फिर भी कुछ तो है। सुपरिटेंडेंट ने क्या क्या लिखा है? उसने इतना भर लिखा है कि शहर में थोड़ा तनाव पाया जाता है हिंदुओं और मुसलमानों के बीच, मगर यह कोई नई बात नहीं। हिंदुस्तान में आजकल जगह जगह यह तनाव पाया जाता है। फिर तुम क्या करोगे रिचर्ड? मुझे क्या करना चाहिए लीजा? मैं शासन करूँगा, और क्या करूँगा? लीजा ने आंखें ऊपर उठाई। तुम फिर मजाक करने लगे रिचर्ड। मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनाव पाया जाता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम उनका झगड़ा निपटाओगे नहीं? रिचर्ड मुस्कुरा दिया और कॉफ़ी का एक घूंट भरकर सहज भाव से बोला, मैं उनसे कहूँगा, तुम्हारे धर्म के मामले तुम्हारे निजी मामले हैं, इन्हें तुम्हें खुद सुलझाना चाहिए। सरकार तुम्हारी मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तुम उनसे यह भी कहना कि तुम एक ही नस्ल के लोग हो, तुम्हें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। तुमने मुझे यही बताया था ना रिचर्ड? ज़रूर कहूँगा लीजा, रिचर्ड ने तनिक व्यंग्य से कहा। दोनों चुपचाप कॉफ़ी के घूंट भरते रहे। फिर सहसा लीजा का चेहरा चिंतित हो उठा। तुम्हें तो कोई खतरा नहीं है ना रिचर्ड? नहीं लीजा, अगर प्रजा आपस में लड़े तो शासक को किस बात का खतरा है? लीजा के जहन में बात उतरी तो उसकी आंखों में रिचर्ड के प्रति आदर भाव छलक आया। ठीक ही तो कहते थे, तुम कितना कुछ जानते हो रिचर्ड, तुम सचमुच बड़े समझदार हो। मैं यूं ही डर गई थी। मुझे जैक्सन की पत्नी ने एक बार बताया था कि हिंदुस्तानियों की किसी भीड़ को तितर बितर करने के लिए जैक्सन अकेला
रिवॉल्वर हाथ में लिए भीड़ के पीछे पीछे भागने लगा था और वह पोर्टिको पर खड़ी देख रही थी और बेहद डर गई थी कि जाने क्या हो जाए। तुम सोचो रिचर्ड, अकेला जैक्सन और सड़कों पर लोगों की भीड़, कुछ भी तो हो सकता था। इस प्रकार से रिचर्ड के प्रति जो लीजा है उसका लगाव है, इसलिए वो कहती है, क्योंकि जो लीजा है वह रिचर्ड की पत्नी है। तुम चिंता नहीं करो लीजा। रिचर्ड ने कुर्सी से उठकर लीजा का गला थपथपाया और बाहर निकल गया। अंधेरा छटने लगा था जब प्रभात फेरी की मंडली गलियां लांघती हुई इमाम दीन के मोहल्ले में पहुंची। रास्ते में शेर खान के घर से झाड़ू, बेलचे, कढ़ाइयाँ और सफाई का अन्य सामान लेकर वे आगे बढ़ने लगे थे। सुबह की रोशनी में उनके थके थके पीले चेहरे साफ नजर आने लगे। मेहता जी को छोड़कर लगभग सभी के कपड़े मुचड़े हुए और मैले थे। बक्से के सिर पर गांधी टोपी एक ओर से चिपकी हुई थी, मानो सिर पर लादा हुआ कोई बोझ अभी अभी फेंक कर आया हो। शंकर, मास्टर रामदास और अजीज़ ने कंधों पर झाड़ू उठा रखे थे। देशराज और शेर खान के हाथों में कढ़ाइयाँ थीं। जरनैल लंबा सा बांस उठाए था। दिन की रोशनी में मास्टर रामदास अपने हाथ में झाड़ू देखकर सकुचाने लगा था। ब्राह्मणों से भी झाड़ू उठवाते हो गांधी महात्मा, जो करो थोड़ा है। जी, ब्राह्मणों के हाथ में भी झाड़ू उठवा दिया? और वह हल्के हल्के हंस दिया। झाड़ू उनसे पीठ पीछे कर लिया था। अपने वाक्य का किसी और से भी उत्तर न पा उसने तनिक ऊंची आवाज़ में बख्शी जी को संबोधन करके कहा, मैं नाली साफ नहीं करूँगा, पहले बोल दूँ। क्यों, तुम्हें सुरखाप के पर लगे हैं? क्यों, गांधी जी अपना शौचालय साफ कर सकते हैं, तुम नाली साफ नहीं कर सकते? मैं झूठ नहीं कहता, मैं झुक नहीं सकता। झुकता हूँ तो कमर में दर्द उठता है, मुझे पथरी की शिकायत रहती है। गाय के लिए सानी पानी करते हो तो पथरी की शिकायत नहीं रहती, तामीरी काम करते वक्त ही तुम्हें पथरी की शिकायत होने लगती है। इस पर शंकर घूम कर बोला, मास्टर जी, हमें प्रचार करना है, कौन सचमुच की नालियाँ साफ करनी हैं। नाली मैं साफ करूँगा, तुम कड़ाही में कूड़ा उठाते रहना। थोड़ी दूर जाने के बाद मंडली एक गली में घूम गई। यह किस रास्ते पर चल पड़े हो? सहसा पीछे से गोसाई जी ने चिल्लाकर कहा। मंडली के आगे आगे चलता हुआ देशराज दाएं हाथ को घूम गया था और उसके पीछे सारी मंडली ही उस ओर को जाने लगी थी। हाँ हाँ, मना कर दो, बख्शी जी ने हामी भरी। सुबह सुबह इन लोगों के नमाज का वक्त होता है, क्या फ़ायदा मस्जिद के सामने से जाने का। ओ कश्मीरी, बख्शी जी ने चिल्लाकर कहा, तुम सब लोग सोए रहते हो, इधर मस्जिद के सामने से जाने को तुमसे किसने कहा है? हमेशा अपनी मनमानी करते हो। कश्मीरी लाल रुक गया। शेर खान और देशराज उधर घूम गए, हम भी उधर घूम गए, मगर कोई बात नहीं बख्शी जी, मस्जिद के सामने गाना बंद कर देंगे। नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, देखते नहीं हवा कैसी हो रही है। तुम लौट आओ और पिछली गली में से होकर सीधे चौक की तरफ चलो। वहाँ से सड़क पार करके इमाम दीन के मोहल्ले में चले जाएंगे। मंडली लौट पड़ी और बाएं हाथ की तंग गली को लांघकर थोड़ी देर बाद इमाम दीन के मोहल्ले के पास जा पहुंची। यह रास्ता प्रभात फेरी के लिए नया था। आमतौर पर शहर के बाहर की पुरानी बस्तियों में
कांग्रेस प्रचार के लिए नहीं जाती थी।